जी जनाब, मेरे दोस्तों क्या हाल है आपके? अच्छा, आज मेरे पास एक गेस्ट मौजूद हैं, जो कि मेरे एक पुराने काफ़ी दोस्त भी हैं। हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं और ये स्वीडन में होते हैं और रिसेंटली इनके फादर की डेथ हुई थी और फिर जो एक पूरा प्रोसेस होता है प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र का पाकिस्तान में, कि भई अगर आपका कोई डिसीज़ ओनर जो है वो हो और फिर उसके बाद जो लीगल हेयर्स होते हैं, उनको किस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। ये बड़ा पेचीदा-सा प्रोसेस होता है। 80% लोगों को नहीं पता होता उस बारे में। मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी बहुत कम लोगों को पता होता है और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता होता, जो पाकिस्तान के इस प्रोसेसेस होते हैं। तो क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस से अभी गुज़र रहा हूँ और ताहिर जो मेरे दोस्त हैं वो गुज़र चुके हैं, तो मैंने सोचा कि हम इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं ताकि एक तो मुझे खुद रिफ्रेशर मिल जाएगा क्योंकि मुझे अब इस प्रोसेस से गुज़रना है और जो लोग इसको देख रहे हैं तो उनके लिए एक नॉलेज का एक सोर्स है ये, ठीक है? अच्छा, हम कोई लॉयर नहीं है, ना ही हम कोई लीगल किस्म की एडवाइस दे रहे हैं, ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको इनफ इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर अपना काम शुरू कर सकें। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है, तो आप किसी भी लॉयर से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं लॉयर से कॉन्टैक्ट करने में। जो मैं डिटेल्स डालूँगा डिस्क्रिप्शन की, उसमें कुछ कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, तो आप वहाँ से किसी भी लॉयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डू, ताहिर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। क्या हाल-चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए? ठीक-ठाक। तो ताहिर थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कब से हैं स्वीडन में और क्या करते हैं? क्या ही आपकी प्रोफ़ेशन, आपका बैकग्राउंड क्या है? तो फिर हम उसके बाद अपने जो रेगुलर टॉपिक उस पे चलेंगे। हुँ। जैसा कि आपने देखा मेरा नाम ताहिर है और मैं स्वीडन में पिछले 18 साल से रह रहा हूँ और पेशे के हिसाब से मैं इंजीनियर हूँ और मेरे ख़्याल से कुछ तकरीबन 5-6 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 2018 में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस से मुझे गुज़रना पड़ा था और मैं ये कहूँगा कि जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ है हर आदमी के लिए। ख़ास तौर से आपके घर के जो भी हालात हैं उसके हिसाब से मतलब मैं एक अकेला घर में एक भाई हूँ तो मेरे लिए एक अलग किस्म की काम थे। अगर आपके घर में और 2-3 लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए एक अलग किस्म का सिनेरियो बन जाता है। बिल्कुल। और ऑफ़ कोर्स ये हर तुमने जैसे कहा कि हर बंदे का एक अपना एक बैकग्राउंड है, उसका अपना सिनेरियो है। तो ऑफ़ कोर्स इसको हम बहुत ज़्यादा जनरलाइज़ करके पेश करेंगे ताकि हर इंसान अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सके। हर इंसान की जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट है, हो सकता है आपके घर में 2 भाई हों, 3 बहनें हों, हर 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 किसी का जो प्रोसेस है डिफरेंट है। ताहिर के केस में एक ही भाई था तो ऑफ़ कोर्स उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हुई थी क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे काम करने होते हैं पाकिस्तान में, वो काफ़ी मुश्किल होते हैं और उसके लिए आपको एक वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बंदा चाहिए होता है और अगर आप खुद वहाँ मौजूद नहीं हैं, तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी और मुश्किल हो जाती हैं। तो हम ताहिर से थोड़ी-सी बात करते हैं कि अब अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि किसी का कोई वालिद या वालदा जो है इंतकाल कर जाती हैं और वहाँ पे कुछ एसेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी। तो हम इस पे भी हम बात कर लेंगे कि एसेट्स की क्या-क्या टाइप्स होती हैं। कुछ इमूवेबल एसेट्स होते हैं, कुछ मूवेबल एसेट्स होते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं घर के हवाले से कि If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. अब अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो डेथ के बाद क्या प्रोसेस है? किस तरह हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं? और उसके क्या लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं अगर इसको डिले किया जाए? तो हम पहले तो इस बात करते हैं कि लीगल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? लेट्स से किसी के वालिद की डेथ हो गई
और घर में पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी है जो उनके नाम पे है। अब अगर हम उसको प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करते हैं, डिले करते हैं, तो क्या लीगल इम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? इसमें मैं इस बात का भी इज़ाफ़ा करूँगा कि सिर्फ़ लीगल नहीं और दूसरे लॉजिस्टिक इश्यू भी हो सकते हैं। हाँ। लीगल इश्यू में ये हो सकता है कि अगर आपके जो लीगल हायर्स हैं, उनमें से भी किसी का इंतकाल हो जाए और आपके बच्चे छोटे हों, 18 साल से कम हों, तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है, वो उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि सारे जो भी लीगल हायर्स और लीगल हायर्स अगर इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद, वो 18 साल से ज़्यादा नहीं होते। तो इसलिए मेरा मशवरा यही होगा कि जल्द से जल्द इस काम को निपटाया जाए। हुँ, और दूसरा लॉजिस्टिक्स इश्यू भी है उसमें कि आपका आना-जाना और कब पाकिस्तान जाना है, कब नहीं जाना है, तो वो कोऑर्डिनेशन के लॉजिस्टिक्स इश्यू आ सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो ये तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे भी नहीं पता था कि अगर आपके कोई वालिद का इंतकाल हो जाता है और आपके बहन-भाई लीगल हायर्स हैं उस वक़्त, ठीक है? आपके बहन-भाई और आपकी वालिदा अगर वो हयात हैं, अगर गॉड फ़ॉरबिड खुदा ना ख़ास्ता उन लीगल हायर में से किसी की डेथ हो जाती है और उनके बच्चे छोटे हैं, तो फिर वो प्रोसेस बड़ा फ़र्दर प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि जब तक वो बच्चे जो हैं वो जवान नहीं हो जाते 18 ईयर से अबव, तब तक वो प्रोसेस सॉर्ट आउट नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो भी लीगल हायर्स बन जाते हैं उस केस के अंदर। तो ये काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। जी, और अच्छा। इसमें मैं एक और चीज़ इज़ाफ़ा हुँ, करूँगा इस बात पे कि अगर वो बच्चे मुल्क से बाहर हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है कि वो कब आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते। हुँ, एक एक लॉजिस्टिकल आदमी इश्यूज़। की वजह हुँ, 4 लोगों से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो चैलेंज है लॉजिस्टिकल कि भई अगर पाकिस्तान से बाहर है तो फिर क्या किस तरह उसको मैनेज करना है। अच्छा, अब ये बताइए कि लेट्स से अगर हमने स्टार्ट करना है प्रोसेस आपके पास जो आपके फादर का या मदर का डिसीज़ का जो डेथ सर्टिफ़िकेट है वो आ गया। ख़ैर पहले तो वो भी एक प्रोसेस है कि वो डेथ बिल्कुल। सर्टिफ़िकेट कैसे बनता है? क्या उसमें चीज़ें दरकार होती हैं? तो उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लीजिए। डेथ सर्टिफ़िकेट के लिए बेसिकली कोई इतना मुश्किल प्रोसेस है नहीं अगर ऑफ़िशियली देखा जाए, उसके लिए सिर्फ़ एक वो हॉस्पिटल का सर्टिफ़िकेट और एक कब्रिस्तान से एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, एक रसीद मिलती है, वो दोनों आप दे दें किसी भी अथॉरिटी को, नादरा में डायरेक्ट दे दें या किसी यूसी में या किसी कैंटोनमेंट बोर्ड में आप करवा सकते हैं। हुँ, तो वो आप दे दें तो आपको कुछ अरसे बाद आपको मिल जाता है ड्यू टाइम हुँ, पे। हाँ। अब इसमें टाइमिंग का एक इश्यू है ना कि लेट्स से अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप वहाँ गए हुए हैं मुश्किल से 2 हफ़्ते के लिए, तो उन 2 हफ़्तों में ये काम होना बड़ा मुश्किल है। हो भी बिल्कुल सकता सही। है, आप वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करें शायद हो जाए, लेकिन आप उस पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो हो सकता है 2 हफ़्ते से ज़्यादा लग जाए, 3 हफ़्ते लग जाएँ, 4 हफ़्ते लग जाएँ, हू नोज़? तो ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अगर आप इस काम के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, तो यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। जी, बिल्कुल और मेरा मशवरा ये होगा कि अगर दूसरे घर में लीगल हायर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो इस काम के लिए बेहतर है कि आप खुद ना जाएँ, वो अगर कर लें तो बेहतर रहेगा। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, अब अज़्यूम करते हैं कि डेथ सर्टिफ़िकेट बन चुका है और अब हमने जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अब आप ज़रा थोड़ा-सा इस पे हाई लेवल बता दीजिए कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इसको शुरू करने के लिए? और फिर जो टाइम है इसका पूरे ड्यूरेशन है इसका, वो कितना लगता है? ड्यूरेशन वेरी करता है लेकिन मेन चीज़ जो चाहिए होती है किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चाहे बेशक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफ़िकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं। तो अच्छा, बेसिकली ये चीज़ नाज़ा से ही मिलेगी डेथ सर्टिफ़िकेट के बाद? आजकल नादरा से मिल जाती है, पहले किसी हुँ, ज़माने में कोर्ट से मिलती थी, वो उसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता था। अच्छा, अब वो चीज़ काफ़ी सिम्प्लिफाइड हो गई है। ठीक है। और मेरे ख़्याल में अब ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, यानी कि आप ऑनलाइन जाके चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ये सक्सेशन सर्टिफ़िकेट जो है और वो लेटर ऑफ अटेस्टेशन, या इसके लिए आपको वहाँ फ़िज़िकली जाना पड़ता है? इसके लिए थोड़ा-सा मिक्स प्रोसीजर है, इनिशिएट मेरे ख़्याल से हो सकता है ऑनलाइन लेकिन जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो जिन्हें मैं जानता हूँ, तो वो यही होता है कि वो पाकिस्तान से इनिशिएट करते हैं, कोई भी लीगल हुँ, हायर इनिशिएट कर देता है। फिर उसके बाद जो पहले प्रोसेस था कोर्ट में जो अभी है बेसिकली सेम ही है कि आपको जितने भी लीगल हायर्स हैं उनको आपकी वेरिफ़िकेशन करनी होती है, कि वाक़ई में वो लीगल हायर्स हैं उस डिज़ीज़ आदमी के या नहीं है। हुँ, उसके लिए आपका नाज़रा में रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए, अगर वो नहीं कंप्लीट है कुछ केसेज़ ऐसे भी मैंने देखे हैं मेरे करीबी जानने वालों के जिनके क्या कहते हैं नादरा के कार्ड्स लिंक नहीं थे अपने वालिद साहब से या वालिदा से क्योंकि उन्होंने बाहर मुकीम हैं और उन्होंने अपना एनआरसी एनआई निको वगैरह अपडेट नहीं कराया तो वो चीज़ पुराने आईडी कार्ड की वज़ह से अपडेट नहीं हुई, तो वो एक प्रोसेस हुँ, उसका भी काम करवाना पड़ता है किसी-किसी हुँ, को। हुँ, सही, सही। तो अगर अच्छा आपका अगर एफआरसी अप टू हुँ, डेट है
और सारी रिकॉर्ड अपडेटेड हैं, तो आपको बेसिकली लिस्ट देनी होती है जो भी एसेट्स मौजूद हैं, कि ये एसेट्स हैं, इनके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दें। हुँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ़ एक मशवरा ये दूँगा कि जाने से पहले अच्छी तरह से लिस्ट बना ली जाए। ये ना हो कि आपने बनवा लिया, फिर बाद में ख़्याल आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ भी थी, इसको तो हम भूल गए। हुँ, काम कराएँ सही, एक ही बेहतर है। सही, सही। अच्छा, अगर आपके कुछ लीगल हायर्स पाकिस्तान में नहीं हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वेरिफ़िकेशन का, तो ये ऑनलाइन हो सकता है या उन हायर्स को जो है फिज़िकली पाकिस्तान में आना पड़ेगा? आजकल ऑनलाइन हो सकता है, बेसिकली हुँ, थंब वेरिफ़िकेशन है। और उसके अलावा क्योंकि ये प्रोसेसेस बदलते रहते हैं और मेरे ख़्याल से ये जो वीडियो बन रही है थोड़ी-सी जनरल बनाई जा रही है, हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एम्बेसी के थ्रू हो जाती हैं। सही। तो कुछ एम्बेसीज़ हैं जो ऑनलाइन ऑफ़र करती हैं, आप वीडियो के थ्रू चले जाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी भी बहुत सारे एम्बेसीज़ प्रेफ़र करती हैं कि आप उनके पास पर्सनली विज़िट करें। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो भी अ, अब पावर ऑफ़ अटॉर्नी अगर किसी को देनी है, तो ऐसे कामों के लिए स्वीडन में जो पाकिस्तान एम्बेसी है, वो ये कहती है कि आपको पर्सनली वहाँ जाना है, अच्छा, एज़ अ पर्सन। सही। और पावर कुछ अटॉर्नी तो ख़ैर फैसिलिटीज़ हाँ, और एक नहीं ये मिलती। एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये तो नादरा इश्यू नहीं करता ना। नहीं, तो जो चीज़ नादरा इश्यू नहीं करती तो उसके लिए तो फिर प्रोसेस अलग होगा। फिर वो आपको वही जो चैनल है एम्बेसी का वही यूज़ करना पड़ेगा। ये मेरी असम्पशन है। बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ नादरा के रिकॉर्ड पे है और वो वहाँ से इश्यू हो सकती है तो फिर आई थिंक तकरीबन अब उन्होंने सारी सर्विसेज़ ऑनलाइन कर दी हैं। बिल्कुल। हुँ, आप जो है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए हों जो इन पर्सन जाके आपको जमा करनी हो, कुछ ऐसी वेरिफ़िकेशन वगैरह। लेकिन मैंने हुँ, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि अब थंब वेरिफ़िकेशन के ज़रिए जो लीगल हायर्स हैं वो अपनी अम, आईडी को वेरीफ़ाई कर सकते हैं, वहाँ बिल्कुल से सही। बैठ के। तो ये एक 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 उन्होंने अच्छा काम कर दिया है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनको फिर इस काम के लिए पाकिस्तान नहीं आना पड़ेगा, तो वो वहाँ से बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि एफआरसी के बाद फिर हम जब ये सक्सेशन सर्टिफ़िकेट और लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन होता है, अटेस्टेशन होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख़्याल में वो ये बताता है कि भई वो लिस्ट ऑफ एसेट्स क्या-क्या हैं और फिर उसके बाद हम उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती है। बिल्कुल। और ऐसा ही? मैं थोड़ा-सा हुँ, क्लैरिफ़ाई कर दूँ, ये सक्सेशन सर्टिफ़िकेट ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अभी से नहीं है, ये ब्रिटिश रूल से चल रही हैं चीज़ें। तो सक्सेशन सर्टिफ़िकेट बेसिकली जो मुझे समझ में आई है, वो आई है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि आप किसी को असाइन कर देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में कोई लीगल हायर आप कहते हैं कि भई ये आदमी है जो सारी चीज़ें डील करेगा। तो कोर्ट अच्छा, या कोई भी अथॉरिटी इन केस ऑफ नादरा के केस में वो देती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में मेरा नाम था कि मुझे अथॉरिटी दी गई थी कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरी अदर लीगल हायर मैं ये काम करवा सकूँ ट्रांसफ़र के। हुँ, सही। लेकिन उस अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मुझे वो पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, इसलिए मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी का ज़िक्र किया था। हुँ, यानी एक तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम आ जाता है इसके ऊपर कि भई ये बंदा है, इससे आप कॉन्टैक्ट करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो बंदा लीगली अम, ऑथराइज़ नहीं होता किसी किसी के सिग्नेचर करने के लिए। बिल्कुल सही। ऐसा ही ना? हुँ। जी। अच्छा चलें ये तो अब हो गया, अब उसके बाद क्या स्टेप है? जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफ़िकेट मिल जाए, तो फिर आपको जो भी अथॉरिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में केडीए हो सकती है। अगर आपके डीएचए है तो डीएचए हो गए, या कोई और भी जगह हो जहाँ पे अलग-अलग अथॉरिटीज़ हैं, तो बहरिया में कोई प्रॉपर्टी होगी, तो हर जगह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठी हुई है, जिधर जाके आपको ये चीज़ें जमा करानी होंगी, डेथ सर्टिफ़िकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उनका जो भी ड्यू प्रोसेस प्रोसेस है वो फ़ॉलो करना होगा। और फिर ये असल में डिपेंड करता है कि आप किस नेबरहुड में हैं या किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। बिल्कुल, आपने फिर कंटोनमेंट का भी नाम लिया क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी जो एक आर्मी के कंट्रोल के एरिया में है, तो उसका एक अलग प्रोसेस होगा, बिल्कुल, है ना? और जो लोग अगर बिल्कुल। किसी दूसरे एरिया में रहते हैं, तो फिर वहाँ पे जो भी यूसी काउंसिल है मतलब यूसी काउंसिल से होता है या कोई और इदारा होता है? केडीए से होगा, मतलब अगर कराची में कर रहे हैं। हुँ, और फिर ये कि कभी-कभी एक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, 2-3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे हैं। अच्छा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कराची के जो सेंट्रल एरिया है उसमें रह रहे हैं अगर हम, तो उसमें फिर केडीएस केडीए से होगा। अच्छा, में। तो केडीए का कोई एक ही ऑफ़िस है जहाँ जाके ये काम करना होता है या कोई रीजनल ऑफ़िसेज़ भी होते हैं? इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपके केस में तो ये क्योंकि कैंट का एरिया था, तो फिर बिल्कुल, उसके लिए जो आर्मी का उनका अपना इदारा है, उसके ज़रिए हुआ होगा ना? बिल्कुल। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. ये प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपके पास एफआरसी आ गई, आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट आ गया, आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आ गई, 3 चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद मज़ीद कोई और चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन सबमिट करने में? नहीं, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली चाहिए होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट मूवेबल इमूवेबल के लिए शायद ज़रूरी ना हो, लेकिन डिटेल सब एक ही जैसी होती हैं सब में। कि जो आपने कहा था ना क्या चीज़ की ज़रूरत है, इस जगह पे ज़रूरत होती है कि आपकी अगर आप चाहते हैं कि किसी और के नाम हो जाए, आप कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि भई ये सारे जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे भाई के नाम हो जाए तो मुझे ज़रूरत ही ना करनी पड़े कुछ। हुँ। तो वो एक तरह की वो ऑथराइज़ेशन लेटर है, पावर ऑफ अटॉर्नी या क्या कहते हैं डीड सेट आपको साथ जमा करानी पड़ती है। और जब आप ये सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, तो अब यहाँ से कितना टाइम आपको लग जाता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में? इसमें वो अथॉरिटी पे भी डिपेंडेंट है और फिर वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि हुँ। बहुत सारी चीज़ें सिंपल वो तो हाँ, प्रोसेस तो गवर्नमेंट नहीं के होती। जितने भी इदारे हैं, आप रिलाय तो नहीं कर सकते उसके ऊपर। बिल्कुल। तो यही है लेकिन उन चीज़ों के अलावा जो नॉर्मल चीज़ें हैं एनआईसी की कॉपी हो गई और ये सारी चीज़ें जो आमतौर पर सबके पास होती हैं, उसकी ज़रूरत होती है। सही है। और फिर ये होता है कि कुछ हर अथॉरिटी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कहते हैं कि भई सारे आके साइन करें हमारे सामने। हुँ। इसकी वो इन ऑर्डर ने कर दी या कोर्ट ने किया लेकिन वो फिर भी उनके अपने प्रोसेसेस हैं। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं सबमिशन के टाइम पे या प्रोसेस कंप्लीट होने के टाइम पे? सबमिशन के टाइम पे सबमिशन के टाइम पे, अच्छा, सबमिशन के टाइम पे। तो मैं ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल दूँ अगर आप क्या कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया में आप ऐसी जगह पे जो आर्मी जिसे हैंडल कर रही है, तो वहाँ पे आपको एमईओ के पास जाना पड़ता है। वहाँ पे कहते हैं कि भई आपको सबके सिग्नेचर चाहिए हुँ। और इन फ्रंट ऑफ एमईओ या जो भी वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है, तो वो फिर उसको अवॉइड किया जा सकता है बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। अच्छा, ठीक है। तो आपके केस में कितना टाइम लगा था इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में? इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में मुझे 1 साल लग गया था। अच्छा, यानी कि 1 साल, अच्छा 1 साल पूरा, एक जिसमें सारी चीज़ें शामिल हो गई ना, लेकिन अगर हम बात करें कि हमने जो एक्चुअल एप्लीकेशन सबमिट की है, वहाँ से लेके उसकी एप्लीकेशन कंप्लीशन तक, उसमें कितना टाइम लगा था? उसमें अगर आप सही तरह से फ़ॉलो कर सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 4 महीने। अच्छा, ठीक है। हुँ। यानी कि अगर आपने ये सारी चीज़ें पहले से की हुई हों, जैसे एफआरसी बन गया आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन भी है, सक्सेशन सर्टिफिकेट भी है। अब इसके बाद जब आपने फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो आप तकरीबन 3 से 4 महीने में हो सकता है काम। उससे कम में भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि पाकिस्तान में कोई छुट्टियाँ तो नहीं आ गई, कोई चीज़ नहीं आ हाँ, गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो ख़ैर टाइम अनअवॉइडेबल ज़्यादा चीज़ है नहीं। ना। हाँ। अच्छा, हम एक क्वेश्चन मैं आपसे करना भूल गया, वो ये कि हमने ज़िक्र किया था कि इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि फ़र्क क्या है दोनों में? और इनकी वजह से एप्लीकेशन में कोई फ़र्क पड़ सकता है? इनकी वजह से एप्लीकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मैं पहले बता दूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली जो आपका लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो उसमें काउंट होती है जो आप मूव नहीं वो कर नहीं कर सकते। सकते बाय हुँ, डेफिनिशन। मूवेबल में आपकी गाड़ी हो गई, शेयर्स हो गए, कोई और सर्टिफ़िकेट हो बैंक गए, अकाउंट्स कोई वगैरह। हुँ, बैंक अकाउंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है। तो और ये इन तमाम इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की जो लिस्ट है, ये आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन में लिखी हुई होती है ना? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में, सॉरी, मैं बार-बार ऑथराइज़ेशन कह रहा हूँ। हुँ। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिखी होती है। तो वो चीज़ फिर डिफाइन करती है कि क्या आपके पास एसेट्स हैं जो आपने
ट्रांसफ़र करने हैं। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो एंड में आपको क्या एज़ अ एविडेंस मिलता है? क्या आपके पास मतलब प्रॉपर्टी की डीड मिलती है? हर किसी के नाम के ऊपर क्या किस तरह का एविडेंस होता है वो? वो हर जगह का एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। कहीं पे आपका अलॉटमेंट लेटर होता है, कहीं पे आपकी म्यूटेशन के सर्टिफ़िकेट होता है, तो वो अलग-अलग है। अच्छा, और तो कहीं पे उस आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट भी हो सकता है इन केस अगर आपको क्या कहते हैं जीएचक्यू से करना हो, तो वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, तो उस डॉक्यूमेंट मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा होता है कि भई ये लीगल हायर्स हैं और ये इनका इस शेयर है इस प्रॉपर्टी के हवाले से। ऐसे ही बात है या इसमें कुछ और भी होता है? थोड़ा-सा मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये उस केस में जो आपने बोला है, उस केस में ठीक होगा जब प्रॉपर्टी सबके नाम ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, अगर लीगल हायर्स ये डिसाइड करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग 4 बहन-भाई हैं, तो एक के नाम सारा ट्रांसफ़र कर दें, हुँ, तो ये भी हो सकता है। तो उस केस में सिर्फ़ उसके ही नाम आएगा। अच्छा, सही है। लेकिन अगर सब कहते हैं कि भई नहीं सबके नाम पे हो, तो फिर उसमें फिर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि किस बंदे का कितना शेयर है। आमतौर पे शेयर की वो नहीं लिखी होती, लेकिन जो सक्सेशन सर्टिफ़िकेट वग़ैरह पहले जो बनता था, अभी मैंने नादरा का देखा नहीं है। हुँ, उसमें लिखा होता है भाई इस्लामिक लॉ और वो सारी चीज़ें, तो आपको फिर अंडरस्टूड बात होती है कि अच्छा अगर आप क्या कहते हैं, इस्लामिक लॉ फ़ॉलो कर रहे हैं, तो फिर हाफ़ जो होता है वो भी चेंज होता रहता है, तो इसको डिफ़ाइन करना यहाँ पे मेरे ख़्याल से ज़रूरी नहीं होगा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। ठीक है। तो अब जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ गया वहाँ से, उसके बाद फिर आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना? हुँ, तो फिर कोई इस तरह की कोई पेचीदगी नहीं आएगी अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है और फिर उसकी जो प्रोसीड्स हैं फिर आप उसका जो भी करें आपस में डिवाइड करना है, जो भी करना है हुँ, लेकिन आप लीगली फिर उस एसेट को या उस प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सही है और वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी सिम्प्लीफाई लग रहा है हुँ, क्योंकि अभी हमने सारी चीज़ें इसमें कन्वर्ज कर दी हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको खुद जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन ढूँढनी पड़ती है। तो क्या बिल्कुल। अब हमारे पास ताहिर ऐसा कोई पोर्टल वगैरह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएँ अगर किसी को रिसर्च करनी है या इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं हर स्टेप के ऊपर। तो क्या ऐसा कोई पोर्टल वगैरह नादरा का है जहाँ पे कोई भी जाके जो है वो नॉलेज जो है वो हासिल कर सके? नादरा मेरे ख़्याल से काफ़ी अपडेटेड है, उसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इवन जो हुँ, अथॉरिटीज़ हैं लाइक जैसे केडी होगी, तो उनके पास भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, डाउनलोड करने के लिस्ट मौजूद है, जो भी चीज़ें आपको उन्हें अच्छा। ज़रूरत है। हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, सही है। तो यानी तो काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बिल्कुल, ऑनलाइन लेकिन बस ये होगा कि वो आपको खुद ढूँढनी पड़ेंगी, वो एक जगह नहीं मौजूद नहीं होंगी। वो आपको बिल्कुल। खुद सर्च करके गूगल करनी पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको नादरा की वेबसाइट पे मिल जाएँगी, कुछ आपको केडी की वेबसाइट पे मिलेंगी, कुछ आपको कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे मिलेंगी। तो एक जगह मौजूद नहीं होंगी, लेकिन ये है कि आपको खुद से मेहनत करके सारी चीज़ें कंपाइल करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए यही मकसद था इस वीडियो का कि हम हुँ, इसको थोड़ा-सा समराइज़ कर दें हुँ, लोगों के लिए ताकि उनके लिए एटलीस्ट हाई लेवल पे समझना आसान हो जाए प्रोसेस को। हुँ, ऑफ कोर्स अभी ये जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन है तो हर किसी के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, तो फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपने-अपने तरीके से जो उनको चाहिए, वो जाके वो ढूँढ सकते हैं। जी। और इसमें मैं सिर्फ़ एक और चीज़ का इज़ाफ़ा करूँगा, जो ट्रांसफ़र के वक़्त जो फ़ीस जो देनी पड़ती है, उसमें हाँ, मैं सबको ये मशवरा दूँगा कि पहले जाने से पहले अपने राइट्स देख लें और ये देख लें कि एप्लीकेबल टैक्सेस और कौन-सी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं। अच्छा, क्योंकि अक्सर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे जो इनहेरिटेंस है उसमें आमतौर पे टैक्सेस नहीं लगते। अच्छा लेकिन सही है। बहुत सी बार ये होता है कि अगर आप जाते हैं कहीं पे तो वो जो वहाँ पे जो स्टाफ बैठा होता है उन्हें चीज़ों का पता होता है, कभी नहीं पता होता, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन-सी फ़ीस है एप्लीकेबल है, कौन-सी नहीं है। सही। हाँ, तो ये अच्छा जब पॉइंट वो है। लोग डील कर रहे होते हैं सारी हुँ, केसेज़ से, कभी ट्रांसफ़र उसकी भी होती है, जो सेल हुआ होता है, कोई चीज़ हुई होती है, तो वो बहुत समय एप्लीकेबल है, बहुत समय नहीं है। हुँ, वो लाज़मी देख लें। सही है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि जो आप और ये टैक्स का जो मामला है, ये प्रॉपर्टी सेल होने के टाइम पे अप्लाई होगा या ड्यूरिंग ट्रांसफर?
प्रॉपर्टी में आमतौर पे ये सेल होने के टाइम पे अप्लाई होगा, लेकिन एक स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो आम देनी पड़ती है वो कहीं-कहीं। देनी पड़ती है, हाँ। वो तो हाँ, जब भी आप प्रॉपर्टी नाम चेंज करवाते हैं रजिस्ट्री के ऊपर, हुँ, तो वो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, वो गवर्नमेंट की फ़ी होती है। वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अलावा दूसरे इलाकों में, दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही है। तो यानी कि अगर आप एज़ अ गिफ्ट भी अपने बच्चों को पास ऑन कर रहे हैं, हुँ, तो उस पे आपको कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को देना पड़ता है। पूरा प्रॉपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, लेकिन एक इनहेरिटेंस टैक्स यहाँ पे कहलाता है। हुँ। कनाडा में तो वो अप्लाई होता है। ठीक है ताहिर, तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो हमने डिस्कस ना की हो, आप ऐड करना चाहें? मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा, ये तो हमने डिस्कस किया कि अगर हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, अभी अच्छी सेहत है, सब कुछ है। तो अगर मैं मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत सारी चीज़ों से बचाना है, बहुत सारी मुश्किलात से, तो मैं ये मशवरा दूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखें। हुँ, आईडी कार्ड्स और जो भी लिंकिंग है, जो है फ़ारसी वगैरह वो बना के रखें, ताकि फिर ये चीज़ें अभी आसानी से बन जाती हैं, लेकिन एट द टाइम अगर किसी की डेथ होती है, तो फिर वो एक किसी के जाने का गम और उसकी परेशानी में वो चीज़ें वो ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। हुँ, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँगा कि ये तो ख़ैर हम बात कर रहे हैं ना कि कोई किसी का ज़ईफ़ वालिद किसी का चले गए या जो भी है। आजकल तो यंग एज का भी कुछ नहीं पता। तो उस हवाले से भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में विल लिख दें, तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी एक बेहतर डिसीज़न है, क्योंकि आप और ये हर मुल्क का डिफरेंट हिसाब-किताब है। जैसे कनाडा में रूल्स डिफरेंट है, यूके में रूल्स डिफरेंट है, यूएस में रूल्स डिफरेंट है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर आपके पास विल नहीं लिखी हुई है, तो इन केस में दोनों पेरेंट का अगर डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, गॉड फ़ॉरबिड, तो फिर स्टेट जो है ना, वो एक्वायर कर लेती है प्रॉपर्टी, वो बच्चों को नहीं मिलती, जब तक बच्चे जो है वो 18 ईयर्स से ऊपर नहीं हो जाते। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पे कवर करूँ, कि किस तरह आपने अपनी स्टेट प्लानिंग करनी है अपनी ज़िंदगी में रहते हुए। और बेहतर है कि आप उसको किसी लॉयर के साथ बैठ के डिस्कस करें, ताकि आप प्रॉपर्ली तमाम चैलेंजेस को समझें कि क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, और उस हिसाब से फिर प्लान करें कि अगर गॉड फॉरबिड खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके बच्चे जो हैं वो घर से बेघर ना हों। तो खैर एनीवे, ये एक एक डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो ताहिर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। हम काफ़ी अर्से से इसको प्लान कर रहे थे, क्योंकि मुझे खुद भी इस बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ताहिर से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बना लें, ताकि एक तो मुझे भी रिफ्रेशर मिल जाएगा, और जो दूसरे लोग इस पूरे प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या गुज़रने वाले हैं, या नहीं भी गुज़रने वाले, तो एटलीस्ट उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए, और ज़िंदगी में मतलब कुछ नहीं पता, सबने जाना है, तो कभी भी ऐसा हो तो आपने करना क्या है, इन चीज़ों को डील करने के लिए। तो बिफोर वी क्लोज़ ताहिर, एनी एनी लास्ट लास्ट थॉट्स? नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि ये चीज़ है थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है इस पे। तो बिल्कुल, मशवरा मेरा यही होगा कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक और टॉपिक पे फ़ोकस करके और डिटेल में जाएँ। हाँ। मैं ये एंड में ये कहूँगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आपके ज़हन में कोई और सवालात हों, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल के हमें हमसे पूछें। तो हम उन सवालों पे एक और वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम कोई लॉयर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें अब मिल गई है, तो हम उसको यूज़ करते हुए आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, और उसमें हमसे पूछिए, तो हम नेक्स्ट अपने सेशन में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू ताहिर फॉर योर टाइम। हम इंशाल्लाह दोबारा इसकी एक सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम दूसरे जो इश्यूज़ हैं, उन पे भी थोड़ा-सा बात कर लेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Sorry for the interruption, guys. We have a team of certified chartered accountants who can help you with regards to tax filing, whether this business or personal or commercial. So if you have any need with regards to tax consultancy, any professional advice that you need from a taxing perspective, let me know. There is a link down there where you can contact them and give my reference Yasin Nizami, and they can give you the discount as well as the best professional tax advice as well. So let's get back to the video.